गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे ताकि आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आए आधुनिक भारत से तो गलत न हो। और अब तक सबसे अधिक अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आधुनिक भारत से ही लगभग 350 के करीब क्वेश्चन अब तक बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं 38वीं से लेकर 65वीं तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय याद कर लीजिए, ये अल्मीरा महोदय थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीरा, ये इनका कार्यकाल है 1505 से 1509। वह 1505 में भारत पहुंचा। 1509 में अल्मीरा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज दीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकार की समस्या का समाधान किया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए 65th में आया था। तो ऐसा कौन काम किया? ये सब पुर्तगाली लोग किया करते थे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? क्या नाम था उनका? इंग्लिश खान। ये हॉकिंस महोदय हैं। तो हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और फिरंगी खां तथा इंग्लिश खां, या इंग्लिश खां कहिए, की उपाधि दे दी, यानी फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खां। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अब अंग्रेजों की बात हो रही है। इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार यानी 1608 में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर के से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत को क्या किया? सूरत में तो अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर लिया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों तक फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो यहाँ उत्तर ई होगा। ऐसा क्यों? थोड़ा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1638 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। इतिहासकार ओम प्रकाश बताते हैं कि 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए गए जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर में इसका उत्तर 1632 माना था, लेकिन बाद में इसको ई कर दिया। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों तथा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था, जो 1740 में आरंभ हुआ और उसका यह विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज व फ्रांसीसी आपस में लड़ भिड़े। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार, आज का जो अडियार है उसको, अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापल की संधि 1748 से के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए याद किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया, याद कर लीजिए। इनका नाम है थॉमस बेस्ट। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहीं से अंग्रेज अन्य क्षेत्रों में फैल गए। अंग्रेजी शासन ने उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वो कौन इलाका था? बिहार था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान, याद कर लीजिए, मोहम्मद रजा खान। और बिहार का तो वे थे सिताब राय को नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए। बंगाल में यानी मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। यह बात है 12 अगस्त 1765 की और इलाहाबाद की दूसरी संधि के द्वारा। यहाँ पर देखिए, शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा करा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले इनको 26 लाख रुपया और वह निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपया देना था। तो किसको? यहाँ देखिए, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को, कंपनी कितना देगा? सम्राट को दीवानी के रूप में 26 लाख तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को, अब कंपनी को कौन देगा? तो सरकार देगी, तो 53 लाख रुपया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1830 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। यहाँ देखिए, शाह आलम द्वितीय का आंख कब फोड़ दिया गया? 1788 में। लेकिन यह राजा कब तक रहेगा? 1806 तक रहेगा। कैसा राजा रहा होगा समझ सकते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा, इसको क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ऐसा क्यों? ये होगी, इस पर विवाद है। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है, जो अंधा थे उनके बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली त पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य
सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक ही रह गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किससे? तो शाह शुजा से। पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का पंजाब क्या था? तो एक भाग था, परंतु 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकर जय सरदारों, क्या नाम था उनका, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, याद कर लीजिए, श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की तथा इसका वह सदस्य भी था। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए और कसुतुनिया यानी आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे थे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ थी। यह तीसरा युद्ध था। यहाँ देखिए, तीसरे अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था और यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को छोड़ना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रुओं को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। किसके? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा तथा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का साथ दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी की सजा दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टिज को। सर लियोनिल कार्टिज को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय चलाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। मुंगेर का बड़हिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर के जो बड़हिया ताल का विद्रोह था, इसका उद्देश्य यहीं देखिए, बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी।
मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद कर लीजिए, उसमें लॉर्ड कैनिंग था। और यही कैनिंग क्या होगा तो उसके बाद तो भारत का पहला गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय बनेगा। अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय नियुक्त हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूतों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो यह घटना है दिसंबर 1856 की। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सीमा में या सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना ही तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास क्या हो गया कि अब चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग चर्बी है और उसका प्रयोग करने पर क्या होगा तो धर्म भ्रष्ट करने का एक निश्चित यह प्रयत्न किया जा रहा है। और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह। यहाँ देख लेते हैं उनके बारे में। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के आरा जिले से संबंधित हैं। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो जाते हैं और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यही सिंपल बात है, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? जगदीशपुर के। जगदीशपुर कहाँ है? तो यह वर्तमान आरा जिले में है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? कभी बीपीएससी आरा बता देती है तो कभी पटना कर देती है। तो यहाँ देखिए, 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, इसलिए कहा हुआ कहें कि उस समय पटना जिला ही रहा हो। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह। ये बीपीएससी माना कभी इसको, लेकिन देखते हैं। पटना में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोहों का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छीन गई थी। उन्होंने भी अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। कौन था? वही जगदीशपुर था। और यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर तथा बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो पटना डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर, और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बीपीएससी में आया है तो यही है।
कुंवर सिंह कब शहीद हुए थे, याद कर लीजिए 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो कुंवर सिंह करेंगे, दूसरा कौन करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं, और इसकी गिरफ्तारी के लिए कितना, तो 50,000 रुपये का इनाम रखा था। किनके लिए, तो मौलवी, क्या नाम इनका, अहमदुल्लाह शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था, तो याद कर लीजिए मिर्जा गालिब। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो अधिकारियों की अक्षमता। ऐसा तो कोई बात नहीं, भत्ते की रोकथाम थी, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो कौन कौन भाग नहीं लिए, जमींदार लोग, ये लोग तो खिलाफ में ही लड़े थे, और दूसरा कौन था, साहूकार वर्ग, यानी जो कर्ज देने वाला वर्ग था, तो यह भी अंग्रेजों का समर्थक ही था, और इन्हीं लोगों के कारण तो अंग्रेज टिक पाए। तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी लपेट में यह नहीं ले सका। शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, पैसे वाले, जमींदार, काश्तकार, शहरी वर्ग, दक्षिण भारत के लोग, राजे रजवाड़े, ये सब क्या किए, तो ये लोग अंग्रेजों का ही साथ दिए थे। इसके विपरीत यहाँ देखिए, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, यानी किनको, तो अंग्रेजों को। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई में सहायताएं की, कि मतलब सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना की। उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनके जागीरें वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से किनारा कर लिया। सारे जो विद्रोही थे ना, सबका अपना अपना लक्ष्य था। जहाँ उनका लक्ष्य पूरा होता दिखता था, वहीं पर वे लोग जो विद्रोह था उसको छोड़ देते थे। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर थे, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के शत्रु हो गए, क्योंकि जो विद्रोह था वह संगठित नहीं था, उसका कोई सही मकसद नहीं था। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का ये काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 में दरभंगा, डुमराव और पैसे से मदद, यहाँ देखिए, डुमराव महाराजाओं तथा उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857, सिंपल बात है, पहले वाला याद कर लीजिए, क्या पढ़ने में इतना लेट करना है, यानी तन मन धन सबसे मदद किया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो हम लोग जानते हैं कि दानापुर प्रभावित है, पटना भी प्रभावित है, आरा भी है, लेकिन क्या मुजफ्फरपुर और मुंगेर का कहीं नाम आपको सुनने में मिला है? तो नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर तो केवल बी लिख रहा है, यानी केवल मुंगेर होगा। तो देख लेते हैं, मुंगेर तो पटना में
पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। ग्रामीण जनता के बीच आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ महल थी। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बेगम ऑफ अवध है। लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वे नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो सिंपल सी बात है, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। सारे लोगों के अपने अपने हित थे। यहाँ राजा नहीं फरिया रहा था, जो आजकल जो मोर्चा वाली बात है वही हाल है। यहाँ देखिए, कोई नेता न मिला तो 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर, एक उम्र भी हो चुका है, थके हारे व्यक्ति को इन लोगों ने अपना मुखिया बना दिया। उसके बाद विभिन्न सरदारों का आह्वान करना ही इन्होंने उसका आह्वान किया, यह भी काफ़ी तो था नहीं। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएगी। उनके पास भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीति परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। कुछ विचार करना है। कथन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। सही है, कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो कारण और कथन दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो यह घोषणा 1858 को, और कब? तो 1 नवंबर 1858 को की गई थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन ला दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन किन प्रांतों से चयन किया था? तो याद कर लीजिए, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से जो अधिक से अधिक मात्रा में सैनिकों का चयन किया गया था। और यहाँ देखिए, विद्रोह के बाद संदेह की दृष्टि से किसको देखती थी? तो उत्तर प्रदेश व बिहार के सैनिकों को। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिमी यूपी प्रांत के थे और विद्रोह के बाद भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित यानी क्या है, देशभक्ति नहीं था और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, सर जॉन सीले के अनुसार, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक
संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? याद कर लीजिए, पील आयोग। और इसमें क्या किया गया था पील आयोग में? तो अब यूरोपीय सैनिकों की संख्या को 45,000 से बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया, यानी 1 और 2 के अनुपात में रखा गया। जबकि मद्रास और बम्बई में यह अनुपात 1:3 था। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर विद्रोह नहीं हुआ था। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह से याद कीजिए, नील मतलब क्या? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यानी कि खेती करेंगे लेकिन पैसा दीजिए, लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रहे थे, बहुत कम रेट दे रहे थे। 1859 से 60 के बीच में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में बंगाल मालिकों के विरुद्ध हुआ था। किसके? तो बागान। कौन बागान? तो नील बागान मालिकों के विरुद्ध है। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत कम होती थी, पर नील बेचने को बाध्य हो जाते थे। इस प्रकार की बेकार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा था। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था। तो उसका नाम क्या है? यानी यह डायरेक्ट किसान से ही कर दिया गया था। किसान मतलब क्या होगा? रैयत। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ देखिए, बी, रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा हो गया। आगे देखिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र थे। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। पागल पंथ क्या था? तो यह एक और धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र था उत्तराधिकारी टीपू, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों यानी टीनेट्स पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने लगा। उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट, एक कलेक्टर की नियुक्ति किया। फराजी कौन थे? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। कौन? तो फराजी। आगे बढ़ते हैं। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन। तो फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हाजी शरीयतुल्लाह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन को संगठित गुरु राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के जो आरंभ हुआ, कैसे? तो शुरू में धार्मिक आंदोलन थे, लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ये तो हर जगह मिलेगा आपको, ऊंची भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? अगर आपके पास ऑप्शन ई है तो
लेकिन न होगा। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर यानी बीपीएससी इस पर रहम बरत लिया, सिंपल बात है। 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर, कृषकों को अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था क्या तो जटिल एवं खर्चीला होना। इन परिस्थितियों में 75-76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गया। मद्रास में रामोसी विद्रोह या रामोसी की कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फरके, याद कर लीजिए। और यह घटना कब की है? 1845 से 83 के बीच इनका जन्म काल है वासुदेव बलवंत फरके का। इन्होंने रामोसी लोगों को संगठित किया और प्रशिक्षित करके लड़ाकू बल में परिवर्तित कर दिया। अतः इन्हें काला पानी की सजा दी गई और 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो जाती है। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। यह पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825-26 की ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा यह बड़ौदा में हुआ। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा बड़ौदा यानी बड़ोदरा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया गया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ये खोंड जनजाति के लोग हैं और खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 56 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी इसको कहा गया है मड़िया को प्रतिबंधित करने का प्रयास था। अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और उनके क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मड़िया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1885 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यहाँ स्टार है, क्यों? क्योंकि 55-56 तो 55-56 के नज़दीक अगर होता तो इसको मान लिया जा सकता था, लेकिन कैसे माने? नहीं मानेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ देखिए, इस क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831 से 36, संथाल विद्रोह 55-56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 और इसके नज़दीक तो कोई ना है। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर की हत्या कर दी थी? उसका नाम था मेजर बारो। और 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए, जिसका नेतृत्व सिद्धू कानो चांद और भैरों ने किया था। संताल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे पीरपैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। मुंडाओं की बात हो रही है तो 1899 होगा। A, B and C 1899
1895 मान लेते हैं उसके नज़दीक है यह। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच चला था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों और ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 95 दिया है और इसी को बीपीएससी ने मान लिया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान मतलब होता है महान हलचल, और यह संबंधित है बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उलगुलान यानी महान हलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूट-कटित या मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 99 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि डीकू यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी, उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे कि लाल झंडा, यानी यह भी कम्युनिस्ट था। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मार्च 1900 में के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गया। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गया। बिरसा मुंडा का कार्य का क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था आज झारखंड की राजधानी रांची है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर यानी आज के बिहार तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना था तथा इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। अठारह से 1900 के ईस्वी के बीच, तो 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो कौन सा नेता होगा इसका? याद कर लीजिए, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यानी वे लोग चाहते थे उसी समय से कि उनका एक अलग स्पेशल क्षेत्र हो। हौज विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह तो 1820-21 के दौरान, और इसका भी केंद्र तो संथाल ही था। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? यहाँ ई होगा। ऐसा क्यों? छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने 1820 और 22 ईस्वी में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, अतः इसका उत्तर ई होगा। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद की निजाम। बाकी सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा विरोध किया ही था। हैदराबाद के निजाम को छोड़कर उपयुक्त सभी ने क्या किया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह किया था। विजयनगरम के राजा, तमिलनाडु के पोलीगर तथा त्रावणकोर के दीवान वेलुथंबी ने विद्रोह किया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? ऐसा काम कौन किया? यही लॉर्ड लिटन ने किया था। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी यानी फॉरवर्ड पॉलिसी का अनुसरण होने लगा। 1878 ईस्वी में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लगाने वाले लिटन थे और रद्द करने वाले रिपन महोदय थे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई।
और यह भी पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार वह नाम ही वर्नाकुलर यानी देसी प्रेस पर लगने वाला एक्ट था। देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया तथा इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया था कि वह भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर और अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ किया गया था। (1793) ईस्वी में कर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मलगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के लिए नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि का लगान 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति यानी भद्र नवाब थे। भारत में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, सिंपल बात है, भू राजस्व का निर्णय करना। लॉर्ड कर्नवालिस के समय ही यह आरंभ हुआ था और इसी को परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। यह व्यवस्था बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा इसका मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रिक्त स्थान को भर दीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी यानी टेनेसी एक्ट के अधिकारों को बंगाल किराएदारी यानी बंगाल टेनेसी अधिनियम या एक्ट द्वारा दिया गया यानी कन्वर्ट कर दिया गया, तो 1885 है। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किराएदारों के विद्रोह का था। इस बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों यानी जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इनका मूल नाम था, क्या नाम था मूल नाम? मूलशंकर। जन्म 1824 में गुजरात की मौरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा के स्वामी बिरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 ईस्वी में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो याद कर लीजिए, शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका यानी आज का जो ABP TV है उसकी बात हो रही है, की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। आरंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में SN बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन था? तो मदन मोहन मालवीय वाला लीडर था। ये लीडर है।
फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े, बुद्धि निर्धन साधारण वर्ग। निर्धन है तो कहाँ से होना होगा? बुद्धिजीवी। तो बुद्धिजीवी तो होंगे ही। इसका उत्तर देखिए, कहाँ गया 75? 1 मिनट। तो 1 2 3 सही है, यानी 1 2 3 मतलब कौन? तो बुद्धिजीवी, नगरीय ऊंची जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। लेकिन उदार रजवाड़े को इसने प्रभावित नहीं किया था। देख लेते हैं। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना को जगाने की कोशिश की थी। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को किया गया था, और जिसे किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। और यही आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। पहले था ब्रह्म सभा, बाद में हो गया ब्रह्म समाज। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रखते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति केवल मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये 1828 में। सती को गैरकानूनी किसने घोषित किया? तो करने वाले थे विलियम बेंटिक। सहयोगी कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 ईस्वी को नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, परंतु 1880 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा के विरोध है, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन
किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म यानी नियो हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1883 ईस्वी में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन वैश्विक धर्म सम्मेलन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष यानी मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की थी। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, याद कर लीजिए, नरेंद्रनाथ दत्त था। और आगे चलकर यही स्वामी विवेकानंद से प्रसिद्ध हुए। और यह उपाधि कौन दिया, तो खेती के राजा ने इनको नाम यह दिया था, विवेकानंद दिया था। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जो इनका पूरा नाम मूलशंकर था, 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो या चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया। किन्होंने, तो दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने कहा कि सब एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1870 में लाहौर में संपादित करके एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज यानी DAV कॉलेज की स्थापना की थी। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो 1872 में लिखा एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था। किसने? तो मैडम HP ब्लावेटस्की ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावेटस्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट विलियम
क्वान जज थे तथा अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अड्यार नामक संस्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? याद कर लीजिए, एनी बेसेंट। और पहली भारतीय तो सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट अंगल आयरलैंड से थी। वे 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रहीं। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1917 में कौन बना? तो एनी बेसेंट। कहाँ इसका अध्यक्ष गठन हुआ था? मतलब कि 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो वह कलकत्ता में हुआ था। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था, तो ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक संस्कृत स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रणेता रमाबाई रानाडे रही हैं। रमाबाई रानाडे महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। और यदि विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यह उत्तर होता, लेकिन तो था नहीं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदे वसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन कीजिए। तो यानी मिलान करना है कि प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है, यंग इंडिया से कौन है, लोकहितवादी से कौन है, सत्यशोधक समाज से कौन है। प्रार्थना समाज इससे संबंधित कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया तो क्या नाम है इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। और रहनुमाई मजदेवसन सभा तो नौरोजी फूरदोंजी का संबंध है। तो इसका उत्तर कौन सही होगा? तो बी होगा। आगे बढ़ते हैं। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में कहाँ शुरू हुआ था? यह आज के उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में हुआ था। और यह क्या था? यहाँ देखिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 ईस्वी के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही यह आंदोलन एक नया चेहरा उभरा और बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 में मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी, तभी तो वे आंदोलन शुरू कर दिए। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? यह 1900 ईस्वी की बात है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन था। एका आंदोलन 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदार के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए।
स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स तथा वेलेजली संबंधित है। वारेन हेस्टिंग्स ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किया। अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया था। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य यानी बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना तथा अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा से कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ देखिए यहाँ पर 1740 से 1765 में इसमें क्या होगा, कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष, यानी कि कंपनी अपने को इन रियासतों के बराबर खड़ा यानी उसके बराबर पद पाने की कोशिश कर रही है। दूसरा है 1765 से 1813, इसको कहा जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, यानी कि इसमें अब बगल वाले राज्य का भी क्या होगा, दूसरे रक्षा का जिम्मा लिया जाएगा। तीसरा है अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1833 से 1857, अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1835 और बराबर के संघ की नीति 1935 से 1947। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया। वारेन हेस्टिंग्स ने तीनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय को पदच्युत किया। द्वंद्व शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकेंड। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले ही था तथा वह समय समय विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमा की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य हैदराबाद ने 1798 में तथा 1800, मैसूर 1799,
तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1802, बरार के भोंसले दिसंबर 1803 और सबसे अंत में सिंधिया 1804। फिर उसके बाद जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी थी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों से बसीन की संधि की। संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की मतलब कि यहाँ की क्या कहेंगे उसका तो राजा नियुक्त किया गया। कब की घटना है तो 1877। ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिसे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके इस उपाधि की घोषणा की। इस समय दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आरजी प्रधान के अनुसार इस राज उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार से एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई थी। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना उस घटना से की थी जब नीरो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से कई नेता जुड़े थे। देखिए 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। अब आगे 101 नंबर, ये हम लोग अगली का वीडियो में देखते हैं। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।